नमस्कार। आज हम कुछ खास तरह के यौन अपराधों से जुड़े सजा के प्रावधानों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक कानूनी दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है यौन अपराधों के लिए दंड प्रावधान। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अंशों को ठीक से समझें कि भाई किन हालात में क्या सजा तय की गई है और कानून इन अपराधों को कैसे देखता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो स्थिति लेते हैं जहां नतीजा बहुत ही गंभीर है, मतलब धारा 66। अगर कोई ऐसा यौन अपराध होता है जो धारा 64(1) या 2 में आता है और उसके चलते पीड़ित महिला की या तो मृत्यु हो जाए या वो स्थायी निष्क्रियता मतलब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, तो हाँ, ये सबसे गंभीर स्थिति है और ऐसी स्थिति के लिए कानून में सजा भी बहुत बहुत सख्त है। दोषी को कठोर कारावास दिया जाएगा। कठोर कारावास। हाँ, मतलब सजा के साथ मेहनत भी। और ये सजा कम से कम 20 साल की होगी, कम से कम 20 साल। हाँ, और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और देखिए, यहाँ आजीवन कारावास का मतलब भी साफ कर दिया है। दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के बाकी बचे समय तक जेल। मतलब जब तक जिंदा है तब तक जेल। अच्छा, या फिर एक और विकल्प है मृत्युदंड, वो भी दिया जा सकता है। तो ये आजीवन कारावास वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे स्पष्ट किया गया है। हाँ, ये स्पष्टता जरूरी थी क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं आजीवन मतलब 14 साल या 20 साल, पर यहाँ साफ है पूरी जिंदगी। बिल्कुल, ये कानून की गंभीरता दिखाता है ऐसे मामलों में। ठीक है, ये तो हुई सबसे गंभीर स्थिति। अब एक थोड़ी अलग परिस्थिति देखते हैं। धारा 67 ये है वैवाहिक संबंधों के बारे में, लेकिन जब पति पत्नी अलग रह रहे हों, हाँ, मतलब कानूनी तौर पर अलग हों या आपसी सहमति से किसी भी तरह से, अगर ऐसी हालत में पति अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना, सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, तो कानून क्या कहता है? हाँ, ये धारा खासतौर पर इसी स्थिति मतलब अलगाव की स्थिति को देखती है। अगर पति ऐसा करता है तो उसे सजा हो सकती है। ये सजा किसी भी तरह का कारावास हो सकती है, साधारण या कठोर। अच्छा। और ये कम से कम 2 साल की होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो मतलब शादीशुदा होने के बाद भी अगर अलग रह रहे हैं तो पत्नी की सहमति जरूरी है। बिल्कुल, सहमति यहाँ भी सर्वोपरि है। कानून ये मान रहा है कि अलगाव की स्थिति में रिश्ता बदल जाता है और सहमति फिर से अहम हो जाती है। और यहाँ यौन संबंध का मतलब भी वही है जो पहले बताया गया था, वो धारा 63 वाले पॉइंट्स। हाँ, बिल्कुल वही। धारा 63 के खंड ए से डी तक जो कार्य बताए गए हैं वही यहाँ भी लागू होते हैं। ठीक है, ये एक अहम बात है कि अलगाव के दौरान सहमति का क्या मतलब है। कानून इस पर ध्यान दे रहा है। सही कहा। चलिए अब धारा 68 पर आते हैं। ये मामला थोड़ा और पेचीदा लगता है, शक्ति या अधिकार के गलत इस्तेमाल का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकार वाली हैसियत में है, जैसे कोई अफसर या जेल या अस्पताल का स्टाफ या कोई ऐसा जिसका महिला पर विश्वास का रिश्ता है, और वो अपनी इस पोजीशन का, अपनी हैसियत का गलत फायदा उठाकर किसी महिला को जो उसकी कस्टडी में है या उसके चार्ज में है या उसके दफ्तर या जगह पर मौजूद है, उसे अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए उकसाता है या बहकाता है, जबकि ये एक्ट खुद बलात्कार के अपराध में नहीं आता, तो क्या होगा? देखिए, यहाँ साफ है कि ये पद के दुरुपयोग का मामला है। ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा होगी। ये सजा कम से कम 5 साल की होगी। 5 साल न्यूनतम? हाँ, न्यूनतम 5 साल। और इसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो कानून यहाँ सिर्फ उस एक्ट को नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने को सजा दे रहा है जो उस पद के साथ जुड़ा था। बिल्कुल सही, यही इसका मर्म है। दोहरा अपराध है यौन शोषण और पद का दुरुपयोग, इसीलिए सजा भी सख्त है। इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं परिभाषाओं को साफ करने के लिए। जैसे यौन संबंध का मतलब वही धारा 63 ए से डी वाले काम है। बिल्कुल। और अधीक्षक कौन होगा, अस्पताल का क्या मतलब है, ये सब भी साफ किया गया ताकि कोई भ्रम न रहे। लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये प्रेरित करना या बहकाना, इसे साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कोर्ट में, क्योंकि यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है बल्कि पद का असर है। हाँ, ये एक व्यावहारिक चुनौती जरूर है।
असर या बहकावे को साबित करना हमेशा मुश्किल होता है। ये सबूतों पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब आते हैं धारा 69 पर। ये भी सहमति से जुड़ा है, पर यहाँ तरीका है धोखा या शादी का झूठा वादा। हाँ, ये भी एक खास स्थिति है। अगर कोई आदमी धोखे से या किसी औरत से शादी का वादा करके और ये वादा झूठा है, मतलब उसका शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। हाँ, इरादा नहीं है। और इस बिना पर उसके साथ यौन संबंध बनाता है। और फिर वही बात कि ये एक्ट बलात्कार के अपराध में नहीं आता। तो क्या सजा है? इस अपराध के लिए भी सजा है। किसी भी तरह का कारावास हो सकता है, साधारण या कठोर, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लग सकता है। 10 साल तक? काफी गंभीर है ये भी। हाँ, और इसमें धोखेबाजी के साधन या तरीके भी बताए हैं, जैसे नौकरी या प्रमोशन का झूठा लालच देना, या कोई और झूठा वादा करना, या अपनी पहचान छुपाकर शादी करना। ये सब धोखे में आएगा। तो यहाँ भी कानून उस सहमति को सही नहीं मान रहा जो धोखे पर आधारित थी, लेकिन इसे बलात्कार से अलग क्यों रखा है? ये एक कानूनी बारीकी है, शायद इसलिए कि यहाँ सहमति तो दी गई थी, भले ही वो धोखे से ली गई हो, जबकि बलात्कार में सहमति होती ही नहीं है या जबरदस्ती ली जाती है। इसीलिए शायद इसे अलग अपराध माना गया है। और यहाँ भी वो इरादा साबित करने वाली मुश्किल तो होगी ही कि शुरू से ही शादी का इरादा नहीं था। बिल्कुल, इरादा साबित करना हमेशा एक चुनौती होती है। ये केस के तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब एक बहुत ही गंभीर अपराध की तरफ बढ़ते हैं, सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप। धारा 70 कानून इस भयानक अपराध से कैसे निपटता है? धारा 70 इस अपराध की गंभीरता को पूरी तरह से दिखाती है। पहले धारा 70(1) कहती है कि अगर एक या उससे ज्यादा लोग एक समूह बनाकर या एक समान साझा इरादे से, कॉमन इंटेंशन से किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं, तो उस समूह का हर व्यक्ति बलात्कार का दोषी माना जाएगा। हर व्यक्ति, चाहे उसने सीधे तौर पर कुछ किया हो या ना किया हो? हाँ, अगर वो उस कॉमन इंटेंशन वाले समूह का हिस्सा था तो वो दोषी है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। और सजा जाहिर है बहुत सख्त होगी। बेहद सख्त। हर दोषी को कठोर कारावास होगा, कम से कम 20 साल का, और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और फिर वही बात, आजीवन मतलब प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक। पूरी जिंदगी। और जुर्माना? हाँ, जुर्माना भी लगाया जाएगा। और जुर्माने के बारे में यहाँ एक बहुत खास बात है। क्या? कानून कहता है कि जुर्माना उचित और तर्कसंगत हो। इतना हो कि उससे पीड़ित के मेडिकल खर्चे और उसके पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन का खर्चा पूरा हो सके। अच्छा। और सबसे जरूरी बात ये साफ लिखा है कि ये जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा। वाह, ये तो बहुत अहम है। मतलब पैसा सीधा पीड़ित की मदद के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है पीड़ित केंद्रित न्याय की तरफ। ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि पीड़ित के भविष्य को भी देख रहा है। अब इसी में अगर पीड़िता नाबालिग है, मतलब 18 साल से कम, तो क्या है? वो धारा 72 में है शायद। हाँ, धारा 72 इसी स्थिति के लिए है, और यहाँ सजा और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कितनी गंभीर? यहाँ दोषी पाए गए हर व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास, वही प्राकृतिक जीवन तक, और जुर्माना, या फिर सीधे मृत्युदंड। मृत्युदंड। तो नाबालिग के मामले में 20 साल वाली न्यूनतम सजा का विकल्प ही नहीं है। नहीं, या तो पूरी जिंदगी जेल या मौत। कानून यहाँ कोई नरमी नहीं बरतता। और जुर्माने का प्रावधान वो वैसा ही है। हाँ, जुर्माने की शर्तें वही हैं, उचित और तर्कसंगत हो, मेडिकल और पुनर्वास के लिए हो, और पीड़ित को ही दिया जाए। दोनों ही मामलों में, चाहे पीड़िता बालिग हो या नाबालिग, जुर्माने का मकसद पीड़ित की मदद करना है। हमने ये कई धाराएं देखी, 66, 67, 68, 69, 70। इन सबको अगर एक साथ रखकर सोचें तो क्या खास बातें या कोई पैटर्न नजर आता है? हाँ, मुझे लगता है कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं। पहली बात तो ये कि कानून यौन अपराधों की बहुत खास मतलब नुकीली परिस्थितियों को पहचान रहा है। सिर्फ एक मोटी परिभाषा से काम नहीं चला रहा। जैसे अलगाव वाली स्थिति या पद का दुरुपयोग। हाँ, या धोखा, या फिर अपराध का नतीजा कितना गंभीर है, मौत या पीवीएस। इन सब बारीकियों के लिए अलग प्रावधान है। दूसरी बात, सजा का जो स्तर है वो अपराध की गंभीरता, उसके संदर्भ मतलब जैसे क्या वो पद का दुरुपयोग था या समूह में किया गया अपराध था, पीड़ित की उम्र क्या थी, नतीजा क्या हुआ, इन सब बातों से सजा कम या ज्यादा होती है। हाँ, जैसे नाबालिग से गैंग रेप में मृत्युदंड तक है, और हमने ये भी देखा कि आजीवन कारावास का मतलब साफ किया गया है। बिल्कुल, वो स्पष्टता बहुत जरूरी है।
और गैंग रेप के मामलों में जुर्माने का सीधा पीड़ित के पुनर्वास से जुड़ना भी एक अहम पैटर्न है। और एक और बात थी कि कुछ अपराधों को, जैसे धारा 68 और 69 वाले, बलात्कार से अलग माना गया है। सही, ये भी एक पैटर्न है। कानून इन हरकतों को गलत और दंडनीय मानता है, पर बलात्कार की परिभाषा से अलग रखता है, शायद इसलिए कि उनमें सहमति का तत्व, भले ही वो दूषित हो, कहीं ना कहीं मौजूद माना जाता है। तो ये थी इन कानूनी धाराओं पर हमारी आज की बातचीत। काफी कुछ समझने को मिला कि कानून कैसे इन विशिष्ट यौन अपराधों को देखता है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात, ये धाराएं दिखाती हैं कि कानून कितना प्रयास कर रहा है यौन अपराधों की जटिलताओं को समझने का। शक्ति का खेल, भरोसे का टूटना, धोखेबाजी, ये सिर्फ शारीरिक बल प्रयोग तक सीमित नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कानूनी भेद हैं, जैसे धारा 68 या 69 के अपराध और बलात्कार के बीच का फर्क, ये जमीन पर, मतलब पुलिस जांच में, कोर्ट की कार्रवाई में कितने प्रभावी ढंग से लागू हो पाते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या इन बारीकियों को साबित करने की जो चुनौतियां हैं, जैसे इरादा साबित करना या पद का दुरुपयोग साबित करना, कहीं वो न्याय के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनते? ये एक सवाल है जो कानून के पन्नों और असलियत के बीच के फासले पर सोचने को मजबूर करता है।